The first experiment which is used to prove the diffraction effect is diffraction at a single slit. Okay, and let's see, here you have a single slit. ये आपके पास एक सिंगल स्लिट है जो कि एक प्लेट के अंदर एक सिंगल स्लिट बनाई गई है. अच्छा, इसमें अब क्या काम हो रहा है, आपके पास ये लाइट बीम आ रही है, लाइट बीम की प्लेन वेव फ्रंट्स आ रहे हैं. असल में स्टार्ट में ये प्लेन वेव फ्रंट्स हैं और ये जो प्लेन वेव फ्रंट्स हैं, लाइट वेव्स, ये एंटर होंगे स्लिट के अंदर. इस स्लिट में से जब वो एंटर होते हैं तो इसके बाद चूँकि दिस इज़ अ नैरो ओपनिंग, तो इसमें से जब ये प्लेन वेव फ्रंट्स पास ऑन होते हैं तो जब ये आउटपुट में आते हैं तो ये लाइट के जो वेव्स हैं ये स्प्रेड होंगी, लेकिन ये प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में ही स्प्रेड होंगी. सो अगर प्लेन वेव फ्रंट एंटर हो रहे हैं नैरो स्लिट्स में और नैरो स्लिट से बाद में जो आउटपुट में निकल रहे हैं वो भी नैरो, वो भी आपके पास प्लेन वेव फ्रंट्स ही एमिट हो रहे हैं, देन दैट टाइप ऑफ डायफ्रैक्शन इज़ नोन एज फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन. फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं. The diffraction of light produced by a narrow slit when plain light waves, ये plain light waves हैं, plain wave fronts हैं, are incident normally on the slit and light waves emerging from the slits are also plane. यानी plain wave front enter हुए हैं narrow vertical slit में और आपके पास जो emerge हुए हैं, बाहर निकले हैं, वो भी plain wave fronts ही emerge हुए हैं. Then that is known as फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन. ओके, सब बच्चों ने ये फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन याद करनी है कि प्लेन वेव फ्रंट नैरो सिंगल स्लिट में एंटर होते हैं और जो एमर्ज होते हैं वो भी प्लेन वेव फ्रंट ही एमर्ज होते हैं. देन दैट टाइप ऑफ डायफ्रैक्शन इज नोन एज फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन. To see the effect of diffraction of light waves, we send light through a single slit and record the transmitted light on a photographic film. ये आपके पास फोटोग्राफिक फिल्म है जिसके ऊपर जो ये नैरो आपके पास प्लेन वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं, ये आप इंटरफेयर हुए हैं और ये पैटर्न फॉर्म हुए हैं. Here the central bright is considerably wider than the slit. ठीक है, अब आप देखें कि स्लिट आपके पास इतनी वाइड नहीं थी, स्लिट नैरो थी, लेकिन जो सेंटर में आपके पास ब्राइट पोर्शन बना है वो बहुत वाइड बन गया. दिस मीन्स कि आपके पास जब लाइट के प्लेन वेव फ्रंट्स इस नैरो स्लिट में से बाहर इमर्ज हुए तो वो सीधे सीधे जाके उन्होंने अपना इमेज स्क्रीन पे नहीं फॉर्म किया, बल्कि वो स्प्रेड हुए और उन स्क्रीन पे एक ज़्यादा वाइडर रीजन को ब्राइट कर दिया. जबकि स्लिट का अपना साइज़ इतना वाइड नहीं था, उसका जो शेडो बना है, जो उस लाइट इंसिडेंट हुई है स्क्रीन पे, उसमें से निकल के वो ज़्यादा पोर्शन पे जाके इंसिडेंट हो गई, ज़्यादा पोर्शन ब्राइट हो गया. दिस मीन्स कि लाइट की रेज सीधी सीधी नहीं आ रही थी, जब स्लिट में से गुजरी है तो वो स्प्रेड हुई और स्प्रेड होने के बाद उन्होंने स्क्रीन का जो सेंट्रल पोर्शन है उसको ज़्यादा ब्राइट कर दिया. तो यहाँ से हमें प्रूव हो रहा है कि जो सिंगल स्लिट है उसने लाइट को बेंड किया, स्प्रेड किया और स्क्रीन के सेंटर को ज़्यादा ब्राइट कर दिया. सम अदर ब्राइट बैंड्स ऑल्सो अकर ऑन each side of the central image and these must result from some sort of interference effect. मतलब वो कह रहे हैं कि लाइट की रे एक तो आपके पास स्प्रेड हुई है और उसने सेंट्रल रीजन को ब्राइट किया और वाइडर रीजन को ब्राइट किया. उसके इर्द गिर्द आपके पास डार्क पोर्शन आए हैं, उन डार्क पोर्शन के बाद दोबारा से आपके पास मज़ीद ब्राइट पोर्शन आ गए. ये तो बिल्कुल आपके पास m इज इक्वल टू ज़ीरो पे ज़ीरोथ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज आया है ना, यहाँ पे ये वाला m इज इक्वल टू ज़ीरो, ये सेंटर में तो बिल्कुल ज़ीरोथ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज आया है. नेक्स्ट आपके पास -1 और +1, ये वाला और ये वाला फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंजेस आए हैं. उसके बाद आपके पास m इज इक्वल्स टू +2 पे एंड m इज इक्वल्स टू -2 पे सेकेंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंजेस आए हैं. और जैसे जैसे आपके पास ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस बढ़ते जा रहे हैं, आपके पास देखें ये जो विड्थ है कम होती जा रही है. सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज की विड्थ उससे कम हुई है, सेकेंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज की विड्थ उससे कम हो गई है. तो आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस की विड्थ रिड्यूस हो रही है और बीच में आपके पास ये डार्क पोर्शंस बन रहे हैं. दीज आर द डार्क फ्रिंजेस. ओके, अब हमने क्या करना है, हमने कुछ कैलकुलेशंस करनी है. देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट को हम कंसिडर करते हैं थ्रू द एक्सपेरिमेंटल सेटअप.
या आपके पास उन्होंने उस सिंगल स्लिट को एम्पलीफाई करके बड़ा करके दिखा दिया है कि ये आपके पास वो सिंगल स्लिट थी, ओपनिंग थी, जिसमें से पीछे से प्लेन वेव फ्रंट सेंटर हो रहे थे। स्लिट का जो साइज़ था वो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये आपको नज़र आ रहा है स्लिट ए बी। स्लिट ए बी का जो असल साइज़ है वो है स्मॉल डी। स्मॉल डी इसका असल साइज़ है और आपके पास इस स्लिट पे डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ए पॉइंट है, फिर एक्स पॉइंट है, फिर सेंटर में बिल्कुल क्यू पॉइंट है, फिर वाई पॉइंट है और स्लिट के एंड पे बी पॉइंट है। दीज आर द पॉइंट पार्टिकल्स। ह्यूजेंस प्रिंसिपल में आपने देखा था कि आपके पास वो तमाम पॉइंट जो प्लेन वेव फ्रंट पे मौजूद होते हैं, जब प्लेन वेव फ्रंट उन पे आके इंसिडेंट होता है तो वो अपनी एनर्जी इन पॉइंट पार्टिकल्स को प्रोवाइड कर देते हैं और ये पॉइंट पार्टिकल एक्ट करने लगते हैं एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ये अपनी अपनी वेव्स एमिट करना शुरू हो गए हैं सारे पॉइंट, क्योंकि पीछे से वेव ने, प्लेन वेव फ्रंट ने इनको अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी। और अब आप ये देखिए कि यहाँ से लाइट की जो वेव निकल रही हैं वो बेंड हो गई हैं, वो अब स्ट्रेट नहीं निकल रही। इन पार्टिकल्स पे जब वो लाइट की वेव्स पड़ी हैं तो चूंकि दीज पॉइंट पार्टिकल्स आर ऑब्स्टिकल फॉर द प्लेन वेव फ्रंट, पीछे से जो आ रहे हैं उनके लिए ऑब्स्टिकल हैं, तो इनके ऊपर जब लाइट वेव्स इंसिडेंट हुई हैं तो वो बेंड हो गई हैं अपने पाथ से, स्ट्रेट पाथ से बेंडिंग हो गई उनमें, ये डायफ्रैक्शन हो गया। अब Q से लेके O तक आपके पास दिस इज़ द सेंट्रल लाइन। ये सेंट्रल लाइन है जो कि स्लिट के बिल्कुल सेंटर से स्क्रीन तक जा रही है और स्क्रीन पे O पॉइंट पे जाके उसने परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया है स्क्रीन को। O पे अब आप देखिए, यहाँ वो बात करें कि आपके पास A पॉइंट से O तक जितना डिस्टेंस है, B पॉइंट से O तक भी उतना ही डिस्टेंस है। तो A पॉइंट से जो O पे रेज आ रही हैं और B पॉइंट से जो O पे लाइट वेव्स आ रही हैं, उन लाइट वेव्स में पाथ डिफरेंस ज़ीरो है, यानी ए ओ और बी ओ, इनसे जो लाइट की वेव्स ओ तक पहुंच रही हैं उनमें पाथ का डिफरेंस ज़ीरो है, क्योंकि बिल्कुल सेम पाथ है। बी से ओ तक भी उतना ही पाथ है और ए से ओ तक भी उतना ही पाथ है, तो पाथ डिफरेंस ज़ीरो हो गया। पाथ डिफरेंस ज़ीरो होता है तो ब्राइट फ्रिंज बनती है। सिमिलरली एक्स से ओ तक और y से O तक भी जो लाइट की वेव्स पहुँची हैं उनमें भी पाथ डिफरेंस ज़ीरो है। अगेन एक्स ओ और वाई ओ से भी आपके पास ब्राइट मैक्सिमम ऑब्टेन हो रहा है। सिमिलरली ये बात कह रहे हैं कि आपके पास O पे इस वजह से ब्राइट मैक्सिमम की एक वाइड सा पोर्शन डेवलप हो गया है, क्योंकि A से O तक, B से O तक, X से O तक, Y से O तक इन तमाम पाथ्स का डिफरेंस ज़ीरो है। सो O पे आपके पास ज़्यादा लाइट वेव जो हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस कर रही हैं और O पे आपके पास एक ब्राइट पोर्शन डेवलप हो रहा है। जबकि आपके पास जो एक और पॉइंट P है, O से उन्होंने नीचे लिया और वो कहते हैं कि पॉइंट P पे भी आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दो फिनोमेनास को वो स्टडी कर रहे हैं। पॉइंट P पे अब वो बात कर रहे हैं कि आपके पास A और Q, ठीक है, A और Q से जो वेव्स पॉइंट P पे पहुंच रही हैं वो अगर उनमें पाथ डिफरेंस आपका 1 लैम्डा का होगा तो पॉइंट P पे आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसी तरह से X से और Y से जो लाइट की वेव्स आपके पास पॉइंट P पे पहुंच रही हैं उनमें पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा का अगर होगा, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगी, तो पॉइंट P पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सिमिलरली Q और B के पेयर से जो पॉइंट P पे आपके पास लाइट वेव्स पहुंच रही हैं उनमें भी अगर पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा का होगा तो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉइंट P पे टेक प्लेस होगा। लेकिन इन केस आपके पास ऐसा होता है कि आपके पास एक्स और वाई, ठीक है, अगर आपके पास एक्स और वाई, ए और क्यू, सबसे पहले अगर ए और क्यू से जो लाइट की वेव्स आपके पास पॉइंट P पे पहुंचे उनमें पाथ डिफरेंस अगर फॉर एग्जांपल λ/2 का हो जाता है, हाफ वेवलेंथ का हो जाता है, तो आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉइंट P पे टेक प्लेस होने लगेगा। और इसी तरह से अगर एक्स वाई और क्यू बी से पॉइंट P पे वेव जो पहुंची हैं वो λ/2 के पाथ डिफरेंस से पहुंचेंगी तो पॉइंट P पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस हो जाएगा। मतलब आपके पास पॉइंट P पे कंस्ट्रक्टिव भी आ सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि किन दो पॉइंट से पॉइंट P पे फुल वेवलेंथ का पार्ट डिफरेंस से वेव्स पहुंच रही हैं तो कंस्ट्रक्टिव होगा, और अगर हाफ वेवलेंथ के पार्ट डिफरेंस से पॉइंट P पे वेव्स पहुंची हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ये सारा का सारा जितनी भी बातें हैं ये सब की सब यहाँ पे इन पैराग्राफ्स में आपको अवेलेबल है।
मैं जल्दी जल्दी आपको रीड करके बता देती हूँ. एट द पॉइंट O ऑन द स्क्रीन विच इज़ ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द स्लिट. O पॉइंट की बात सबसे पहले वो कर रहे हैं. So there is no part difference between the waves coming from point A and B as well from X and Y. ए बी और एक्स वाई की वजह से ओ पे जो वेव्स पहुंची हमने पार्ट डिफरेंस बिल्कुल ज़ीरो है, इस वजह से ओ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ गया एंड हेंस देयर विल बी अ ब्राइट फ्रिंज ऑब्जर्व्ड ऑन द पॉइंट ओ. अब बात आ रही है आपके पास, इट शुड बी नोटेड फॉर एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इन ए क्यू. अब आपके पास ए क्यू पॉइंट से देयर इज सिमेट्रिकली लोकेटेड पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट क्यू बी. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आपके पास जो पॉइंट ए क्यू पे मौजूद हैं उन्हीं के करस्पॉन्डिंगली पॉइंट बी और क्यू पे भी सिमेट्रिकली लोकेटेड है. द वेवलेट सेंट आउट बाय such points to the point O on the screen are in phase. These wavelets superpose to produce bright spot on O. ठीक है, ये वही बातें उन्होंने रिपीट की हैं. Below the point O on the screen at point P is selected. अच्छा, अब पॉइंट P की बात सब बच्चे गौर से सुने कि O पॉइंट के नीचे उन्होंने एक और पॉइंट P को सेलेक्ट किया है. The part difference between wavelets from A and B at point P is equals to lambda. ठीक है, वेवलेंथ लैम्डा. वो एक बात कह रहे हैं कि अगर आपके पास पॉइंट पी पे ए और क्यू से जो आप ए और बी से ए पॉइंट और बी पॉइंट से जो वेव्स पॉइंट पी पे पहुंच रही हैं, अगर तो उनमें पार्ट डिफरेंस 1 लैम्डा का होगा तो पॉइंट पी पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस होगा. द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द वेवलेट सेंड आउट बाय ए एंड क्यू. अब बात आ रही है ए और क्यू पॉइंट से to the point P on this screen is approximately equals to half of wavelength. अब वो कह रहे हैं कि A और Q पॉइंट से जो वेव्स P पे पहुंच रही हैं अगर उनमें पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का हो, हाफ वेवलेंथ का हो. सिमिलरली द पार्ट डिफरेंस बाय द पेयर XY एंड QB, XY एंड देन QB, यानी पहले AQ था फिर XY फिर QB. अगर इन पॉइंट से इन 3 पेयर्स ऑफ पॉइंट से अगर वेव्स पॉइंट पी पे पहुंच रही हैं हाफ वेवलेंथ के डिफरेंस से, तो हाफ वेवलेंथ का मतलब है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस हो रहा है पॉइंट पी पे. देयर विल बी अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और द पॉइंट पी एंड डार्क फ्रिंज विल बी ऑब्जर्व. अब यहाँ पे सारी बात डार्क फ्रिंज की हो रही है कि पॉइंट पी पे ये जो 6 पेयर्स हैं ए क्यू एक्स वाई एंड क्यू बी, इन पॉइंट से जो वेव्स पहुंच रही हैं पॉइंट पी पे वो उनमें पाथ डिफरेंस हाफ ऑफ वेवलेंथ का आ रहा है, जिसकी वजह से पॉइंट पी पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस हो रहा है. और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस हो रहा है तो डार्क फ्रिंज ऑब्टेन हो रही है. इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन क्यू पी विद द एक्सिस ऑफ द स्लिट, देन द एंगल ए क्यू एम इज ऑल्सो थीटा. सो द इक्वेशन फॉर द फर्स्ट डार्क फ्रिंज, अब डार्क फ्रिंज की आपने इक्वेशन डेवलप करनी है. वही बात कह रहे हैं कि आपके पास ये एंगल ओ क्यू पी ये बड़ी वाली ट्रायंगल, इसमें ये एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है. अगर यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो आपके पास ए क्यू एम इस ये छोटी ट्रायंगल पे भी एंगल थीटा बन रहा है. ठीक है, अच्छा, अब हमने ये 2 पॉइंट्स क्यों लिए ए क्यू, क्योंकि ए और क्यू 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे जो रेस पॉइंट पी पे पहुंच रही हैं उनमें पाथ का डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का आ रहा है. अब पाथ का डिफरेंस किस तरह से होता है, इस ट्राइंगल में देखें ये जो ए एम डिस्टेंस है ये ऊपर वाली रे ज़्यादा कवर कर रही है और क्यू पॉइंट से जो रे पी पॉइंट पी पे पहुँची है वो कम डिस्टेंस कवर कर रही है, और जबकि ए पॉइंट से जो रे पी तक पहुँच रही है वो ये ए एम डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रही है. दिस इज़ द पाथ डिफरेंस. अच्छा, अब ये पूरी स्लेट ए से लेके बी तक मैंने बताई थी आपको ये डी के इक्वल है, तो ए से लेके क्यू तक का डिस्टेंस कितना होगा, डी बाई 2 हो जाएगा. ए से क्यू तक का डिस्टेंस हो जाएगा डी बाई 2. ठीक, अच्छा, अब इस ट्राइंगल में देखिए ये बेस है तो ये हाइपोटेनस है. हाइपोटेनस अगर डी बाई 2 के इक्वल है तो बेस हो जाएगी डी बाई 2 कॉस ऑफ थीटा और परपेंडिकुलर हो जाएगा डी बाई 2 साइन थीटा. तो डी बाई 2 साइन थीटा ए एम ये पाथ डिफरेंस था, तो पाथ डिफरेंस यहाँ किसके इक्वल हो गया, डी बाई 2 साइन थीटा, और इसे हमने ए एम से रिप्रेजेंट किया. ए एम इज़ योर डी बाई 2 साइन थीटा. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब ये पाथ डिफरेंस डी बाई 2 साइन थीटा हाफ ऑफ द वेवलेंथ के इक्वल हो जाए तो आपके पास जो रे ए पॉइंट से पी पॉइंट पे आ रही है और क्यू पॉइंट से पी पॉइंट पे आ रही है, इनके दरमियान पाथ का डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो जाता है, और जब लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस होता है तो पॉइंट पी पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाते हैं.
सो आपने ये जो पाथ डिफरेंस, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस AM का d/2 साइन थीटा है, इसको आपने इक्वेट कर दिया पार्ट डिफरेंस λ/2 के साथ। 2 से 2 कैंसिल हो गया और d साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 लैम्डा। दिस इज अ कंडीशन फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा एट पॉइंट P। पॉइंट P पे जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा आ रहा है उसकी आपने इक्वेशन डेवलप कर ली, d साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 लैम्डा। d किसके इक्वल होगा, साइन थीटा को आप डिवाइड कर दें 1 लैम्डा से, तो d इज इक्वल्स टू 1 लैम्डा बाय साइन थीटा। और साइन थीटा 1 किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। 1 लैम्डा से इस डी को डिवाइड कर दें तो साइन थीटा 1 बन जाता है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं एमथ ऑर्डर मिनिमा, दिस इज एमथ ऑर्डर मिनिमा, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। ये आपकी कंडीशन जो बनी थी फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के लिए, एम की वैल्यू यहाँ 1 थी। फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के लिए साइन थीटा 1 इज 1 d/2, जबकि एमथ ऑर्डर मिनिमा के लिए साइन थीटा m इज इक्वल्स टू m लैम्डा बाई डी 1। यहाँ पे m की वैल्यू आपने 1 रखी हुई थी, ये एमथ ऑर्डर मिनिमा हो गया आपके पास। m की वैल्यू अब वेरी कर रही है 1 से लेके अप टू सो ऑन। फर्दर वो कह रहे हैं द डार्क फ्रिंज इज ऑल्सो फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द एक्सिस OQ, यानी ये OQ आपकी एक सेंट्रल लाइन है। P पॉइंट पे आपके पास 6 पेयर ऑफ पॉइंट्स की वजह से जो मिनिमा बन रहा था O के ऑपोजिट उतनी ही डिस्टेंस पे आपके पास दोबारा से एक और मिनिमा ये ऑब्टेन हो रहा है, तो उसके लिए भी आपके पास यही कंडीशंस होंगी। इन between the dark fringes there are bright fringes. The central maxima bright fringes of highest intensity. Central maxima जो है ये highest intensity का आपके पास पोर्शन है, and the other maximas are of lower intensities. ये highest intensity का maxima है, बाकी लोअर इंटेंसिटी के मैक्सिमाज होंगे ये फर्स्ट ऑर्डर, और जो सेकंड ऑर्डर मैक्सिमाज हैं ये उससे भी लोअर इंटेंसिटी के मैक्सिमम्स होंगे, लेकिन जो जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमम है ये हाईएस्ट इंटेंसिटी का मैक्सिमम होता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है सब बच्चे, ये फॉर शॉर्ट क्वेश्चन इसको याद करके रखें, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। नोटिस दैट इफ़ अ नैरो स्लिट इज़ यूज, यानी स्लिट का जो डी स्पेसिंग है उसको स्मॉल कर दें, ये वाली ये स्लिट की जो ये डी है ना, ये डी कहते हैं स्लिट की स्पेसिंग को, स्लिट की क्या साइज़ है, स्लिट की कितनी स्पेस है, ये डी होता है। अगर इसको आप नैरो ले लें, छोटा ले लें, डी को छोटा ले लें, डी को स्मॉल ले लें, देन द एंगल थीटा इज इंक्रीजेज। ये देखें यहाँ से साइन थीटा इज m लैम्डा बाई डी। अगर m को आप 1 ले लें तो आपके पास साइन थीटा किसके इक्वल हो जाती है, साइन थीटा आपके पास हो जाती है 1 लैम्डा बाई डी, यानी साइन थीटा इज d बाई लैम्डा बाई डी। फॉर वेरी स्मॉल थीटा आपके पास साइन थीटा थीटा के, यानी अगर आप इसको थीटा को आप स्मॉल ले लेना, फॉर थीटा टू बी स्मॉल आपके पास ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाती है, थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई डी, यानी साइन थीटा जो होता है वो थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो थीटा को स्मॉल करें तो साइन थीटा के इक्वल रह जाता है, तो थीटा इज़ योर लैम्डा बाई डी। तो थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई टी में वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास डी स्मॉल हो, स्लिट स्पेसिंग स्मॉल हो, तो डिनोमिनेटर अगर स्मॉल होता है तो ओवरऑल आंसर आपके पास बढ़ जाता है। तो क्या मतलब, थीटा इंक्रीजेज व्हेन डी इज स्मॉल, थीटा इंक्रीजेज। थीटा एंगल इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा ब्रॉड हो जाता है। थीटा इंक्रीज होने का मतलब ये है कि अगर स्लिट स्मॉल होगी तो आपके पास लाइट की जो वेव्स हैं वो ज़्यादा स्प्रेड होंगी, उनके एंगल ज़्यादा हो जाएगा, वो ज़्यादा एंगल पे स्प्रेड हो जाएंगी, जिससे सेंट्रल पोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम ब्राइट, मतलब सेंट्रल मैक्सिमम जो होता है वो ब्रॉड हो जाता है, जो जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा आता है वो ब्रॉड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, लेकिन डिम हो जाता है। सेंट्रल मैक्सिमम ब्रॉड हो जाता है लेकिन डिम हो जाता है। डिम होने का मतलब ये है कि इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस डिक्रीजेज, इंटेंसिटी उसकी डिक्रीज हो जाती है, ज़रा सा डल हो जाता है, इतना चमकदार नहीं रहता। तो सेंट्रल जो पोर्शन होता है जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा का वो ब्रॉड तो हो जाता है, वो चौड़ा तो हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा डल हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी डाउन हो जाती है, क्योंकि लेस लाइट पासिस थ्रू द स्लिट। चूँकि आपने स्लिट का साइज़ स्मॉल कर दिया है, डी को स्मॉल कर दिए, तो लाइट उसमें से कम गुजर रही है, जिसकी जैसे स्क्रीन पे लाइट की इंटेंसिटी इतनी ब्राइट नहीं रहती, लेकिन वो जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो बहुत ब्रॉड हो जाता है, उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि लाइट का जो एंगल ऑफ डिविएशन है, जिस एंगल पे वो डिविएट हो रही है, स्प्रेड हो रही है, वो ज़्यादा होने लगती है। डी स्मॉल होगा तो थीटा इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, राइट? ओके।